राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जो किस प्रकार से आजकल कुत्ते से बाघ भयभीत हो उठा है। कुत्ते के कारण बाघों के जान खतरे में पड़ गए हैं और वन विभाग के अधिकारी इससे काफ़ी परेशान हैं। अगर यह कहा जाए, अगर कोई पहली बार अगर यह बात सुने जो कुत्ते के कारण बाघ का जीवन खतरे में पड़ गया है, तो वह यही कहेगा जो घोर कलयुग आ चुका है, जब कुत्ते के कारण बाघ का भविष्य खतरे में पड़ जाए। ऐसे कहा जाता है जो कि 10 कुत्ता मिलकर एक बाघ का शिकार कर लेता है, लेकिन बाघ तो बाघ ही होता है। लेकिन अभी जो वन विभाग द्वारा खबर दी गई है उसके अनुसार एक ऐसा वायरस आ गया है जो कुत्ते में पाया जाता है और उससे बाघ को खतरा होता है। उस वायरस का नाम है कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण बाघों को खतरा होने लगा है। यह कुत्ते में पाया जाता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने NTCA ने कुत्तों से बाघ को खतरे के मद्देनजर देश के सभी टाइगर रिसर्च के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम SOP जारी कर दिया है और बताया है कि किस प्रकार से इस वायरस के कारण बाघों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रही है। अब राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कुत्ते में व्याप्त वायरस के कारण बाघों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसीलिए सभी वन अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में बाघों के जीवन की रक्षा करने की दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए और सरकार से और प्रशासन से उन्हें जो सहयोग चाहिए सरकार और प्रशासन उसे वह अवश्य उपलब्ध कराएगा ताकि बाघों के जीवन को बचाया जा सके। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब अपना पांव पसारना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। दिल्ली के बाद वो पंजाब और हरियाणा में तो प्रवेश कर ही चुकी थी। अब वो गुजरात में भी निगम चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं दिल्ली में 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया गया बरसात और ठंड के बावजूद, इससे स्पष्ट प्रतीत होने लगा है कि आगामी दिल्ली नगर निगम का चुनाव काफी संघर्षपूर्ण होने वाला है। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात के सभी निगम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहना राजनीति को और गर्म करेगा और आम आदमी पार्टी को यहाँ दिल्ली में घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि वो दिल्ली में ही उलझ कर रह जाए, वह दिल्ली से बाहर निकलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और अधिक विस्तार न दे पाए। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका ध्यान राष्ट्र की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। भारत एक महान देश है, कृषि प्रधान देश है और
कृषि प्रधान के साथ साथ भारत के वैज्ञानिकों ने भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जहां अदा किया है, वहीं भारत के जवान ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की सीमा को सुरक्षित रखने का काम अब तक किया है और भारत का तिरंगा शान से लहराता है। और अब जब जल्द ही 26 जनवरी इसी महीने में आने वाला है, इस कोरोना काल में उम्मीद है कि इस बार का 26 जनवरी एक नया ही संदेश देने का काम राष्ट्रवासियों को करेगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जो वीर बलिदानी हैं, 7.5 लाख, जिन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी आज तक उन्हें जो शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है, तो इस गणतंत्र दिवस से पहले उन्हें शहीद का दर्जा देने की दिशा में सकारात्मक पहल अवश्य किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटते हैं और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति है, किस प्रकार से अतिक्रमण और अवैध निर्माण दिल्ली के स्वरूप को बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो आप इंतजार करें, कहीं जाए नहीं, हम जल्द लौट करके आते हैं फिर से आपसे बात करने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे जो किस प्रकार से ठेकेदारों और अधिकारियों की गलती के कारण मासूमों की जान गई है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर जेई चंद्रपाल, ईओ निहारिका, सुपरवाइजर आशीष के बाद ठेकेदार अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े स्तर पर निर्माण के कार्य होते हैं तो टेंडर में जब घोटाला होता है, जब गलत तरीके से टेंडर आवंटित किया जाता है, तो इस प्रकार की हादसाएं होती ही होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। उसमें अगर इस तरीके की घटना घटित हो तो संपूर्ण राज्य में और देश में एक गलत संदेश जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार और उनके अधिकारियों को इस दिशा में कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ठेकेदार या अधिकारी गलत तरीके से किसी भी काम को अंजाम देने की हिम्मत न करे। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, जो भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि 1901 से लेकर करके 2020 में यह 8वां अवसर था जब 2020 काफी गर्म रहा। वहीं दिल्ली विधानसभा में पर्यावरण समिति द्वारा दिल्ली के तीनों निगमायुक्त को बुलाया गया था और जब उनसे पर्यावरण समिति ने सफाई के मुद्दे पर, सड़कों के मुद्दे पर बात की और उनसे सवाल पूछा कि उनके कार्य क्षेत्र में कितनी लंबी सड़क है, तो तीनों के तीनों निगमायुक्त पर्यावरण समिति को जवाब नहीं दे पाए।
यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस निगमायुक्त को ये भी पता न हो कि उनके कार्य क्षेत्र में सड़कों की लंबाई क्या है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सफाई की क्या व्यवस्था होती होगी। फिर उन्हें तो इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा कि वहाँ कितने कर्मचारी हैं और सफाई किस प्रकार से हो रही है। अगर दिल्ली में सफाई के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और निगमायुक्त को जब यह पता न हो कि उनके पास सड़कों की लंबाई क्या है, और वो भी पर्यावरण समिति की बैठक में, और जब वो इस तरीके की बात कहें तो बड़ा ही यह चिंतनीय है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीनों नगर निगमों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। नगर निगम तो राजनीतिक अखाड़ा बन करके रह गया है। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। हमने पीछे भी कई मुद्दे पर यह सवाल उठाया है। जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना, जो भारत की राजधानी महानगर दिल्ली की यह निगम है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली न सिर्फ भारत की राजधानी है, एक राज्य का प्रदेश मुख्यालय है, बल्कि दिल्ली विश्व का एक ऐसा जगह है जहां संपूर्ण विश्व की तमाम देशों की एजेंसियां, यहाँ एम्बेसियां आती है, रहती है और सब कुछ देखती और महसूस करती है, और यही संदेश अपने देशों तक पहुंचाती है, जिससे भारत की छवि और दिल्ली की छवि बनती और बिगड़ती है। इसीलिए दिल्ली को जितना ही बेहतरीन रखा जाए, सिर्फ दिल्ली के लुटियन जोन को बेहतर बना देने से दिल्ली की तकदीर नहीं बदल सकती। दिल्ली के सभी क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था जरूरी है। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पर्यावरण की रक्षा करना निगम की जिम्मेवारी है। साथ ही प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वो नगर निगम की जो मूल समस्या है उसके समाधान की दिशा में सकारात्मक सहयोग करें। 13,000 रुपए के मुद्दे पर जिस प्रकार से भाजपा द्वारा दिल्ली सरकार को घेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, यहाँ तक कि तीनों नगर निगम के मेयर 12 दिनों तक मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना और प्रदर्शन देकर प्रदेश की सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया, और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उस धरना और प्रदर्शन को तीनों मेयरों को समाप्त करना पड़ा। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं कि दिल्ली के तीनों मेयर में इतनी शक्ति है कि वो अपनी आवाज को प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रथम नागरिक मेयर अपने अपने क्षेत्र के होते हैं। दिल्ली में पहले एक ही नगर निगम हुआ करती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित ने 3 नगर निगम यह कहते हुए बना दिया कि दिल्ली का क्षेत्रफल काफी बड़ा हो गया है और साफ सफाई एवं अन्य जन सुविधाओं के लिए एक नगर निगम द्वारा संपूर्ण दिल्ली को ठीक रख पाना कठिन होगा, इसीलिए इसे 3 भागों में बांट दिया जाए। जबकि पर्दे के पीछे की राजनीति यह थी कि अगर 3 नगर निगम बना दिया जाए तो एक नगर निगम में अगर बीजेपी आती है तो 2 नगर निगम में कांग्रेस का शासन हो जाएगा, अगर 2 नगर निगम में भाजपा आ जाती है तो एक नगर निगम में कांग्रेस का शासन फिर भी रहेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह खेल खेला गया था, जो दिल्ली के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण अब तक रहा है।
जब से दिल्ली में 3 नगर निगम बने हैं, दिल्ली में विधि व्यवस्था, निगम की स्थिति, आर्थिक रूप से निगम में प्रत्येक दिन नए नए सवालात उठते रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है समय पर और धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज इस बात को काफी गंभीरता से रखना चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और दिल्ली के उपराज्यपाल को यह निर्देश दे कि दिल्ली की साफ सफाई, पर्यावरण की जो व्यवस्था है वे उस पर नजर रखें और नगर निगम को जहां कहीं भी जरूरत है आर्थिक रूप से उसको मजबूत करें ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना ना करें। दिल्ली नगर निगम में तैनात कर्मचारियों को कई माह से फिर वेतन नहीं मिला है और कर्मचारी एसोसिएशन ने दावा किया है कि वो फिर से हड़ताल पर जाएंगे और उपराज्यपाल निवास और कार्यालय की सफाई का काम नहीं करेंगे। यह एक बहुत ही दुखद संदेश होगा जब महानगर दिल्ली में, भारत की राजधानी में, वहां के राज्यपाल के घर और कार्यालय की सफाई निगम के कर्मचारियों द्वारा इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उसे कई माह से वेतन नहीं मिल पाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को चाहिए कि वो तुरंत दिल्ली सरकार के मुखिया को बुलाकर और निगम के तीनों निगमों के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और हाउस लीडर को और नेता विपक्ष को बुलाकर बैठक करें और हड़ताल पर कर्मचारी न जाए उससे पहले ही इन समस्याओं का एक जो उचित कदम होना चाहिए जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके वो काम उन्हें करना चाहिए। तभी भारत की राजधानी दिल्ली साफ और सुथरी रह सकती है। दिल्ली नगर निगम में अनेकों सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के कई ऐसे मसले हैं जिस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, आपका ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करेंगे और खासकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे कि महानगर दिल्ली की जो स्थिति खराब होती चली जा रही है, साफ सफाई के मामले में, पर्यावरण के मामले में, अतिक्रमण के मामले में, अवैध निर्माण के मामले में, इसमें नगर निगम में जो स्थिति है वह काफी दयनीय है। उस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, अंकुश लगाने की जरूरत है क्योंकि कई अधिकारी वर्षों वर्ष से अपनी एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं। उन्हें निगम के अंदर काम को सुचारू रूप से कराने से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता लगी होती है और वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अपने आकाओं को खुश करने का काम करते हैं, चाहे महानगर दिल्ली की स्थिति क्यों न दिन प्रतिदिन खराब होती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं और हम फिर आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। वैक्सीनेशन पर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा है कि ये वैक्सीन भारत के जनतंत्र का है, न कि बीजेपी का पैकेज है। वैक्सीन पहले भारत और बिहार के 13 करोड़ लोगों को दीजिए, बाद में पप्पू यादव को और लोगों को दी। देश के वैज्ञानिकों ने भारत की 130 करोड़ जनता के लिए वैक्सीन इजाद किया है, लेकिन बीजेपी इसकी आड़ में राजनीति और मार्केटिंग करना चाहती है। हमें ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए जिसमें बीजेपी वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं करे और वैक्सीन को बीजेपी का बना दे। पूर्व सांसद ने किसान बिल पर भी बात की। उन्होंने किसान बिल के विरोध में लगातार आंदोलन करने की चेतावनी दी। पूर्व सांसद ने 23 जनवरी को जाप के युवा संभाग द्वारा राजभवन मार्च करने और 26 जनवरी को राज्य के सभी जिलों पर ट्रैक्टर रैली करने की भी बात की। वैक्सीन के सवाल पर आप 3 बयान बदल चुके। पहला बयान दिए कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन देंगे, फिर आपने कह दिया नहीं, अभी हम 1 करोड़ ही मेरे पास
मात्र है कि मैं दे सकता हूं, और 1 करोड़ के बाद कुछ दिनों के बाद 2 करोड़ को मैं वैक्सीन। जन अधिकार पार्टी का कोई भी सदस्य तब तक वैक्सीन नहीं लेगा जब तक आप हिंदुस्तान के आम आदमी को वैक्सीन नहीं देते। आप पहले वैक्सीन आम आदमी को दीजिए। आपने जो वादा किया था 100% वैक्सीन हम देंगे, अब आप 1 करोड़ से 2 करोड़ पर उतर चुके हैं और आप इसकी भी मार्केटिंग करते हैं। वैज्ञानिक पर पप्पू यादव और हमारी पार्टी को गर्व है, लेकिन वैक्सीन को भी, विज्ञान को भी आप मोदी मय करिए, बीजेपी मय करिए, ये स्वीकार नहीं। और वो वैक्सीन हम तब तक नहीं लेंगे जब तक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को नहीं मिल जाए। ये कंप्लीट मानता हूं कि ये मेरे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का निर्माण भारत के 130 करोड़ जनता के लिए किया, लेकिन इसके आड़ में राजनीति और जो मार्केटिंग बीजेपी की होगी उसके माध्यम को हम नकारते हैं। और ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए जिसमें भाजपा वैज्ञानिकों का सम्मान न करे और वैक्सीन को भी भाजपा का वैक्सीन बना दे। ऐसा वैक्सीन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा किसानों की सबसे बुरी स्थिति किसी राज्य की है तो वो बिहार की। लगभग 40% हम बिना जमीन के लोग हैं बिहार में, और रेस्ट जो है हम बटेदार हैं, सीमांत किसान। ये लड़ाई जो किसानों ने शुरू किया है उसको बिहार समर्थन देगा, और जरूरत पड़ी तो बिहार से हम लोग ट्रैक्टर लेकर के गाजियाबाद और सिंधु बॉर्डर की ओर कूच करें। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के आरोप प्रत्यारोप के बीच अभी भी घमासान जारी है। दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार से निगम के 13,000 करोड़ रुपए बकाये की मांग कर रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में कई घोटाले किए हैं। बीते दिनों दिल्ली के तीनों मेयर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास के बाहर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद दिल्ली में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी बूथों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ निगम के बकाया पैसों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि वह 7 से 15 जनवरी तक 2500 मोहल्ला सभाएं करेंगे, जिनमें वह भाजपा द्वारा किए गए घोटालों की चर्चा करेंगे और लोगों से फीडबैक लेकर पार्टी कार्यालय में जमा करवाएंगे। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के बीच वार्ता हुई, जो एक बार फिर बिना किसी समाधान के खत्म हो गई। इस बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे तो सरकार संशोधन तक ही सीमित रही। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि बैठक में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत हुई। एमएसपी पर सरकार ने कहा कि वह 8 जनवरी को बात करेगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो हमारी घर भी वापसी नहीं। आपको बता दें कि 1 महीने से ज्यादा समय हो चुके दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान सरकार द्वारा पारित किए गए नए 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हैं, जिसके लिए सरकार किसानों की मांगों पर विचार करते हुए तीनों कानूनों में संशोधन के लिए संयुक्त कमेटी गठित करने पर तैयार हो गई थी, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किसानों से बातचीत में कुछ ठोस समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्वीट द्वारा किसानों को समझाते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। साथ ही उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखने की अपील की है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी खुद कई मौके पर किसानों को संदेश दे चुके हैं कि नए कानूनों से उनकी जमीन नहीं छिनेगी, बल्कि ये कानून किसानों को और मजबूत बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कड़ाके की ठंड और बारिश में भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों के साथ हुई पिछली वार्ता को सफल बताया था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया ही नहीं है, उन्हें लगता है कि ये एक्ट आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। सिंचाई के लिए जो बिजली
कि सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से देते रहे हैं वैसे ही चलनी चाहिए। इस पर सरकार और किसान यूनियनों के बीच सहमति हो गई है। कृषि कानून और एमएसपी पर चर्चा होनी अभी बाकी है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ कई घोषणा कर रखी है। जैसे 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल मार्ग पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रखा है। 13 जनवरी को लोहड़ी में कृषि कानूनों की प्रति जलाकर सांकेतिक विरोध। 18 जनवरी को महिलाओं का समर्थन जुटाने। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान आंदोलन की घोषणा। 6 से 20 जनवरी तक कृषि कानूनों के विरोध में जागरूकता मुहिम, धरना प्रदर्शन की तैयारी और 26 जनवरी को फिर से ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। सोमवार को इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से उनके दफ्तर पर करीब 9 घंटे पूछताछ की। उनके लंदन वाली संपत्ति को लेकर वाड्रा का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने इससे पहले भी रॉबर्ट का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें समन किया था, लेकिन तब उन्होंने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं कराया था। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं जब रॉबर्ट वाड्रा से एजेंसी ने पूछताछ की। इससे पहले भी 2019 की फरवरी माह में वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि यह मामला लंदन में ब्रायस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धन शोधन से संबंधित है। यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है। इसके अलावा बीकानेर, फरीदाबाद जमीन घोटाले से जुड़े मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। देश में जल्द ही एक जैसे अपराधों पर लगाम लगाने और केस निपटाने के लिए केंद्र सरकार एक खास आर्टिफिशियल आधारित डाटाबेस तैयार कर रही है, जो कई आपराधिक गिरोह और व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों का रिकॉर्ड रखेगी, जिसकी मदद से पुलिस ऐसे मामलों को जल्दी सुलझा सकेगी। इस डाटाबेस के अंदर 100 से ज्यादा मॉडल ऑपरेंडिंग और ट्रेडमार्क होंगे। बताया जा रहा है कि यह डाटाबेस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की निगरानी में विकसित हो रहा है। इसके साथ ही एनसीआरबी धमकी या फिरौती के लिए कॉल करने वाले अपराधियों की पहचान करने के लिए आवाज के विश्लेषण पर भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत गिरफ्तार अपराधियों के वॉइस सैंपल का एक डाटाबेस CCTNS में बनाया जा रहा है। जो अपराधी नियमित रूप से अपराध करते हैं उन पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से केंद्र सरकार और एजेंसी नजर रखेगी, ताकि पता चल सके अपराधी कौन हो सकता है और किसने इस तरह का अपराध किया है। बताया जा रहा है कि मॉडल ऑपरेंडिंग मॉड्यूल तभी सही से काम करेगा जब पुलिस स्टेशन FIR और आपराधिक आंकड़ों को CCTNS में फीड करते समय पूरी सावधानी और नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि एक क्षेत्र ही नहीं, कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ट्रैफिक नियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर विचार कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिना सीट बेल्ट, हेलमेट के गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकेगी। कि राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बने, उसके लिए जो भ्रष्टाचार बाधक है हमारे समाज के अंदर, जो देश के अंदर, उसके लिए जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, ऑनलाइन जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर ऑनलाइन सब करे हैं। जैसे अभी इन्होंने GST इनकम टैक्स के अंदर भी ऑनलाइन फेसलेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जो भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो वो सामने नजर नहीं आएगा, तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। इससे आम पब्लिक को भी बहुत फ़ायदा रहेगा। और अपना जो इसके सर्वप्रथम के लिए, राष्ट्र के लिए एक और भी है, स्वास्थ्य सबसे बढ़िया। तो स्वास्थ्य के लिए जो मोदी सरकार ने जो ये कोविड-19 के लिए कार्य किए हैं, विश्व में उसकी सराहना भी बहुत हुई है और हमने इस पे काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया है। अब इसमें जल्दी से भी जो सरकार की तरफ से वैक्सीन भी आने वाली है। जो स्वास्थ्य सही रहेगा तभी देश सर्वप्रथम रहेगा। अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर वो आगे की तरफ बहुत कम। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हैं वो आम व्यापारी या पब्लिक पे विश्वास करें, और उसके लिए खास तौर से व्यापारी वर्ग के ऊपर जो विश्वास अब बढ़ाया है सरकार ने। जैसे कोई डिपार्टमेंट के लोग सीधा पहले हरेसमेंट वगैरह होती थी, अब वो नहीं हो रही है।
ऑनलाइन की वजह से, और डिपार्टमेंट को भी सरकारों ने बोला नहीं आप किसी डिपार्टमेंट जा सकते हैं। और जो आम पब्लिक और आम व्यापारी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, वो टैक्स दें, GST, इनकम टैक्स, जिससे देश तरक्की करे और सर्वप्रथम की ओर अग्रसर हो।